नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कि 1 फरवरी को किस तरह का बजट आने की अपेक्षाएँ की जा रही है। इंडस्ट्री और दूसरे व्यापार संस्थान और दूसरे जो लोग इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि बजट में क्या हो सकता है। तो इस बात की विस्तृत चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपना मित्र और फाइनेंशियल एक्सपर्ट रांची से श्री शशांक अ, भारद्वाज साहब को। तो शशांक जी नमस्कार, नमस्कार। आपका स्वागत है ठंड बात बहुत है। 25 में। ठंड बहुत है, टोपी लगा लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल लगा लीजिए। यहाँ राजनीतिक तापमान तो बढ़ा हुआ है हमारे झारखंड में, हाँ, आपके आप में लेकिन बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो शशांक भाई जो आने वाला बजट है उसके बारे में क्या सोचा समझा जा रहा है और किन क्षेत्रों में और किस तरह का बजट होगा, इसकी आप तो इस पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा हमको और सभी को आप समझाएँ कि क्या अपेक्षाएँ हैं और क्या हो सकता है? और कैसे ये बजट पहले वाले बजटों से जो है वो अलग हो सकता है? शशांक भाई आपका स्वागत है बात 25। हाँ, नमस्कार। अब बजट अर्थव्यवस्था, राष्ट्र और शेयर बाजार तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। और हमने देखा है कि जब भी बजट आता है तो उसके बाद शेयर बाजार में तो बड़ा उतार चढ़ाव होता ही है। और जो प्रस्ताव बजट के रहते हैं वो बहुत से उद्योगों पे सीधा प्रभाव भी डालते हैं। तो उससे ये भी निश्चित होता है कि इन उद्योगों को प्रोत्साहन मिला या नहीं मिला, या उनकी अपेक्षाएं पूरी हुई या नहीं हुई। तो जी। इस दृष्टिकोण से बजट सदा महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा। हुँ, अभी क्या हुआ है कि ये माना जा रहा है कि बजट ये होगा या वोट ऑफ अकाउंट होगा। तो अगर हुँ, वोट ऑफ अकाउंट है तब तो मात्र आय और व्यय की राशियों की स्वीकृति ली जाएगी और कोई विशेष नीतिगत घोषणा नहीं होगी। हुँ, लेकिन अगर बजट एक पूर्ण बजट के रूप में आता है तब तो हुँ, सरकार इसमें कई घोषणाएं करेगी। और अभी लोकसभा के चुनाव भी आने हैं तो उस दृष्टिकोण से भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। हुँ, अगर वैस उस सोच की का बजट आएगा तो हुँ, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और फिर इसकी काफी विस्तृत विवेचना होगी। हुँ, तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि बजट आएगा पूर्ण रूप से, वोट ऑफ अकाउंट नहीं होगा, तब लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। कुछ चुनावी दृष्टिकोण से भी अ, बातें आ सकती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो अ, आनी भी चाहिए। समय की आवश्यकता भी है। जैसे लोगों का मानना है कि गृह ऋण में जो ब्याज की सीमा है, जिस पे टैक्स की छूट मिलती है, वो बढ़ जाए। जो स्वास्थ्य बीमा में राशि आती है जिस पे टैक्स नहीं लगता, वो बढ़ जाए। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जो न्यूनतम सीमा है जिस पे कर नहीं लगता, जिस आय पे, वो बढ़ाई जाए। तो ये सब बातें आ सकती हैं। साथ ही उद्योग धंधों के प्रोत्साहन के लिए भी कुछ उपाय हो सकते हैं। जो नए घर बनने हैं निर्धनों के लिए, या पेयजल, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जिसका कुछ संबंध अ, राजनीति से भी है, तो इन सब विषयों पे अ, घोषणाएं हो सकती है। बस देखना ये होगा कि सरकार वोट ऑफ अकाउंट लाती है अथवा एक पूर्ण बजट लाती है। माधव जी। तो शशांक भाई ये भी माना जा रहा है क्योंकि ये चुनाव से पहले का बजट है। तो इसमें सरकार कुछ जो है वो इस तरह की घोषणाएँ करेंगी ताकि उनकी जो भी अपेक्षाएँ हैं अगली टर्म को जीतने की वो भी पूरी हों। तो उसमें कुछ ये मानते हैं कि भई रूरल इकोनॉमी उसको बूस्ट देने के लिए और पूरी इकोनॉमी को उसको आगे बढ़ोतरी करने के लिए ये बजट शायद एक महत्वपूर्ण साबित होगा। और वो जो सरकार की जो अपेक्षाएँ हैं, जो कि दोबारा मोदी जी और पूरा उनका मंत्रिमंडल चाहता है कि उन्हें और 5 साल मिलें।
लगता है कि जनता उनको वो देने के लिए तैयार है। तो इस विषय में क्या रहेगा? और कुल मिला के ये भी देखा जाए कि अब जैसे ये वित्त मंत्रालय के ही कुछ आंकड़े आए हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, यानी कि अभी से करीब दुगने से अधिक हो जाएगी। तो इन सब चीजों को आप किस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, शशांक भाई? ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए हमें उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। वो सुविधाएं सड़क के माध्यम से हो सकती हैं, या उनके लिए एक ऋण की सुविधा हो सकती है। अ, मेरा ये मानना है ना कि सरकार को ही कुछ नहीं बांटना चाहिए। सरकार को नीति ऐसी बनानी चाहिए कि जिसको जो आवश्यकता हो वो उसे मिले। जी, जैसे सबको सब्सिडी नहीं दे के सरकार ऋण की बात करे कि जो व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा कार्य करना चाहते हैं, उनको ऋण मिले। जिनके पास कोई कौशल है उनको अपने कौशल के अनुरूप व्यवसाय करने के लिए कोई ऋण मिले। जी, अ, सड़कों का विस्तार हो, सिंचाई की सुविधाएं बढ़े, अब बीमा का विस्तार हो, और जैसे स्वास्थ्य बीमा है, जीवन बीमा है। अब बीमा के साथ लाभ क्या है ना कि बीमा सभी को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन जिसको आवश्यकता होती है सहायता उसी की होती है। जैसे बीमा में कवर सभी रहते हैं, लेकिन अगर कोई अस्वस्थ हो तो उसी को धन का आवंटन होता है, या उसकी चिकित्सा व्यय की पूर्ति होती है। तो जी, धीरे धीरे सरकारों को इस दर्शन पे काम करना होगा। भाजपा सरकार इस दर्शन पे काम कर रही है, क्योंकि इस दर्शन में काम करने से आपको उतना धन का व्यय नहीं करना पड़ता और ना धन का अपव्यय होता। तो अगर सरकार एक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ बजट लाएगी तो इन सब बातों पे उसका ध्यान होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, और धीरे धीरे भारत एक समृद्धि की राह पे आगे बढ़ेगा। रही बात जो हमारी अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है, तो ये सब तो अच्छी आर्थिक नीतियों का परिणाम है। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अर्थव्यवस्था जी, बढ़ेगी, जी, वैसे वैसे धन का जो प्रवाह है वो नीचे की तरफ भी जाएगा, और भौतिक रूप से समृद्धि बढ़ेगी। तो मुझको तो नहीं लगता कि भारत सरकार एक ऐसा अवसर चूकेगी जहां वो एक बार पुनः ये संदेश देना चाहेगी कि वो जो वंचित है, निर्धन है, जिन्हें आवश्यकता है, उनको देख रही है, उनके प्रति योजनाएं ला रही है, उनके प्रति अ, जो भी आवश्यक कार्य हैं करने की सोच रही है। साथ ही उद्योग धंधे को भी आजकल पर्याप्त महत्व मिलने लगा है। मुझे ध्यान है कि एक समय एक प्रधानमंत्री कहते थे कि शेयर बाजार गिर गया तो मैं अपनी नींद क्यों उड़ाऊं। अब स्थिति ये आ गई है कि अगर शेयर बाजार में कोई कमी आती है, या अ, उद्योग धंधों को लेके कोई अच्छी बात होती है, तो संसद में पूरे उत्साह के साथ सरकार के मंत्री कहते हैं कि हाँ, हम उद्योग धंधों को अ, संरक्षण के लिए तैयार हैं। मैं एक बात बोलता हूँ कि अरुण जेटली जी ने एक बार कहा था कि हाँ, मैं व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ हूँ। इस तरह का एक बयान संसद में देना एक बड़ी बात थी। और चूंकि जब तक आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी, औद्योगिक विकास नहीं होगा, तो सामान्य जन का जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। माधव जी। ये एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपने इशारा किया है कि पहले के जो है बड़े-बड़े महत्वपूर्ण लोग ये कह दिया करते थे कि अगर शेयर बाजार गिर गया है, तो मैं तो जो है वो रात को क्यों जगूँ, मैं तो आराम से सोऊँगा। ये जो एक दृष्टिकोण था, ये जो एक फ़िलॉसफ़ी थी, ये जो एक नीति थी कि बाजार से, व्यापार से पूरी तरह से अपने आप को काट लेना और अपने आप को बाजार से विमुख और बाजार विरोधी प्रदर्शित करने की जो एक होड़ लगी रहती थी, उस समय के बजट में और आज के बजट में। और एक और विशेष बात है शशांक भाई, कि पहले ये चलता रहता था कि कौन-सा डिसइन्वेस्टमेंट हो।
और डिसइन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा। आपको याद है कि 2 वामपंथियों ने टेलीविज़न पे बैठ के कहा था कि हेल विद द डिसइन्वेस्टमेंट, और अगले दिन कहते हैं कि बहुत बड़ा शेयर बाज़ार में शायद 700-800 या 1000 पॉइंट नीचे गिर गया था, और कलकत्ता के मंदड़ियाओं ने उसमें बहुत बड़ा माल बनाया था। तो एक तो वो समय था, और आज ये समय है कि सरकार खुलेआम जाकर के जो है वो जो स्टॉक मार्केट है उस पे भी ध्यान दे रही है, और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने इतनी वेल्थ जनरेट की है, उनके पास इतना काम आ गया है कि मुझे लगता है आप इस पे अधिक दृष्टि डाल पाएंगे कि क्या डिसइन्वेस्टमेंट फिलहाल ये ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वो लोग काम कर रही हैं, सरकार को जो है वो डिविडेंड दे रही हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया के अंदर भी काम हो रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहें? पहले की तुलना में जो अंतर आया है, अब आर्थिक सोच वाले व्यक्ति सरकार में है। अब मुझको ध्यान है करीब 25-30 वर्षों पूर्व, जब तथाकथित समाजवादी सोच के लोग सरकार चलाते थे, तो जी। वो आर्थिक विषयों पे उतना ध्यान नहीं देते थे। मुझको जी। ये भी लगता था कि उनका आर्थिक ज्ञान या तो नहीं है या अपरिपूर्ण है। जी। इसके कारण आर्थिक विषयों पे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं होता था। पर धीरे हम्म। धीरे ऐसा हुआ कि सरकारों में भी आर्थिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति आए। उन्होंने आर्थिक नीतियों को समझा, आर्थिक कारकों को समझा, उसके अनुरूप नीतियां बनाई। बजट में भी ध्यान रखा जाने लगा। लोग ये सोचने लगे कि अगर हम अर्थव्यवस्था को अच्छी नहीं करेंगे तो उससे देश का विकास नहीं होगा, ना सामान्य जन का जीवन सुखी होगा। तो पहला परिवर्तन ये आया। फिर परिवर्तन एक ये आया कि कंपनियों की समझ बढ़ी, कॉर्पोरेट सेक्टर की समझ बढ़ी, उसके अनुरूप क्या आवश्यकता है उस पर परिचर्चाएं हुई, उन परिचर्चाओं को महत्व दिया गया, और उसके बाद उसके अनुरूप बजट बने। तो इन सब से सारा परिदृश्य बदला। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है, और इसको विशेष महत्व मोदी सरकार में मिला, जहाँ पे व्यापारियों की बातों को बहुत ध्यान दिया गया। तो इन सब बातों के कारण हम ये कह सकते हैं कि बजट की एक अवधारणा अच्छी बनी है, और आने वाले वर्षों में भी अगर मोदी जी की सरकार रही तो बजट ऐसे ही बनेंगे। अब वामपंथी तो धन सृजन में विश्वास रखते नहीं। अभी की सरकारों ने समझा कि धन का सृजन करना आवश्यक है, और शेयर बाजार धन सृजन का एक बड़ा माध्यम हो सकता है। जैसे शेयर बाजार में जब मूल्य बढ़ते हैं तो धन का सृजन होता है। उससे सामान्य व्यक्ति जिनके पास शेयर होते हैं उनको भी लाभ होता है। अब सरकारी कंपनियों में हुआ ये है कि मुझे तो लगता है कि जिस दृष्टि से इनके मूल्य बढ़े हैं, भारत सरकार का जो बजट है, मुझको तो लगता है सरकारी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण उस बजट से कहीं ज्यादा नहीं हो जाए। क्योंकि आईआरएफसी जैसी कंपनी का मार्केट पूंजीकरण अभी 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अदानी इंटरप्राइजेज का मार्केट पूंजीकरण 2,90,000 करोड़ के आसपास है। अब आप देखिए आईआरएफसी, कल की कंपनी, सरकार की कंपनी, उसमें और अदानी में मात्र 60,000 करोड़ रुपए का अंतर रह गया है दोनों कंपनियों के मूल्यों पे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकारी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई है। इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये है ना कि सरकार की बैलेंस शीट अच्छी हो गई। क्योंकि ये सारी कंपनियां सरकार के स्वामित्व की है। अब आपके स्वामित्व की कोई संपत्ति का मूल्य बढ़ जाए तो आपकी बैलेंस शीट को वो शक्तिशाली बनाएगी ना। तो अब ये हुआ ये है कि सरकार के पास एक अतिरिक्त संसाधन, आर्थिक संसाधन भी हो गए हैं। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसके दो उद्देश्य होते हैं। या तो आप कंपनी के मैनेजमेंट को बदलने का प्रयास करो, वहां की कार्य संस्कृति सुधारो, और या फिर सरकार को धन की आवश्यकता। तो अगर इस तरह सरकारी कंपनियों के मूल्य बढ़ते रहेंगे तो सरकार उनका थोड़ा सा हिस्सा बेच के भी समय पड़ने पे धन जुटा सकती। तो इससे सरकार की आर्थिक चिंताएं थोड़ी कम हो जाएंगी। तो ये एक शुभ संकेत है।
रही बात व्यवस्था की, सरकारी कंपनियों में किस तरह का व्यवस्थापन चल रहा, तो अगर वो कंपनियां अच्छी कर रही है तभी शेयर बाजार में उनके मूल्य बढ़ रहे हैं। वहां भी कार्य संस्कृति में बदलाव आया है, साथ ही कर्मचारियों को शेयर दिए गए हैं। अब उनके मूल्य बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम भी इस कंपनी की वृद्धि में अपना योगदान करें, हम मात्र यहाँ एक चाकर नहीं है। अगर हमको यहाँ शेयर दिए गए हैं तो हम भी इस कंपनी की जो विकास यात्रा है उसके सहभागी है। तो इस तरह की एक मानसिक सोच बदली है। ये सब पूरी आर्थिक जगत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, माधव जी। जी शशांक भाई, आपने ये बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया। तो एक और बात है कि जो सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है, जो दुनिया भर के जो अलग-अलग नोमेनक्लेचर हैं और अलग-अलग तरह से डिवाइड कर दिया है, तो एक आदमी के लिए उसको ठीक से समझना, उसके प्रोविज़न को समझना और उसके बाद में इनकम टैक्स फाइल वगैरह करना या समझना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या संभावना है कि वो सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर भी आएगा? और एक जो इनकम टैक्स में छूट की बात होती रहती है काफ़ी समय से, पिछली बार भी कुछ दी हुई है, तो इस बार भी आप समझते हैं कि कुछ छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी? बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जो अभी अ, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो जी। इतनी अधिक है कि अगर छूट की सीमा नहीं बढ़ाई जाए तो कुछ धन बचता ही नहीं, और अगर बचत नहीं हो तो राष्ट्र की काम भी नहीं आता। क्योंकि हुँ, आप देखेंगे बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं का जब मूल्यांकन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वहाँ औसत बचत दर कितनी है। तो बचत होने के लिए आपके पास उतने या तो आय अधिक होनी चाहिए या आपका व्यय कम होना चाहिए। तो ये काम होना चाहिए, थोड़ी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, उसको व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। साथ में आपने कहा कि सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम, तो किसी भी प्रणाली का सरलीकरण होना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया कि जितना सरलीकरण हुआ उतने अधिक लोग कर व्यवस्था से जुड़े और कर उतना ही अधिक आया, कर वंचना कम हुई। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग दोनों एक भारतीय का अधिकार है, वो उसको अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में हम जितने अधिक अ, सरकारी हस्तक्षेप से दूर रहेंगे और जितना अधिक हमें स्वचालित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा, उतना अधिक राष्ट्र भी प्रगति करेगा। राष्ट्र का एक साधारण व्यक्ति अपने आप को उतना ही अ, सुखी संतुष्ट उसको लगेगा। तो उस दिशा में अवश्य कार्य होना चाहिए। हाँ, टैक्स के को जो सरल करने की बात है, कर को, वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कहना है कि इसका पूरा विस्तार होना चाहिए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग एंड राइट टू सर्विस एक्ट, ये तीनों भारत में आने वाले दिन में सुशासन के आधार होनी चाहिए, माधव जी। जी शशांक भाई, आपने ये बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन अब क्योंकि बजट की बात हो रही है और उसके बाद में आप तो शेयर मार्केट में पूरी की पूरी दृष्टि रखते हैं, एडवाइस करते हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को। तो इसमें किस क्षेत्र में सरकार जो है या जो परिवर्तन जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो रूरल इकोनॉमी का हो या कि जॉब क्रिएशन का हो, तो उसमें कौन से सेक्टर में उससे लाभ मिलेगा? ऐसा कोई आकलन आपने किया है क्या? ये देखिए, हाउसिंग सेक्टर को लाभ मिलना चाहिए। अभी भी भारत में अगर हम घरों की स्थिति देखें तो प्रति व्यक्ति घर की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। तो और घर को अगर एक प्रमुख उद्योग के रूप में मान लिया जाए और उसके लिए ऋण उपलब्ध कराने की सुविधाएं बढ़े, तो उससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ये कहा जाता है कि अगर एक घर बनता है तो 200 उद्योगों को लाभ मिलता है। और घर किसी एक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में हो गया। रोटी कपड़ा मकान तो सभी ले ही लेते हैं, पर अब उसके साथ मेरे को लगता है कि रोटी कपड़ा, अच्छा अच्छा मकान आ गया सर, हाँ ठीक है, रोटी कपड़ा और आवास, ये सब सबके पास होना चाहिए। और सरकार को गृह क्षेत्र पे विशेष ध्यान देके वहाँ जितनी भी तरह की सुविधाएं वो उपलब्ध करा सकती है उसको बढ़ाया जाना चाहिए।
अभी सौभाग्य से सरकार का जो कर संग्रह है वो अच्छा होता जा रहा है, और उसमें जिस तरह से वृद्धि हो रही है, मेरे को लगता है कि आने वाले दिन में अच्छे आर्थिक संसाधन सरकार के पास रहेंगे, तो सरकार को उस आर्थिक संसाधन को घर जैसे क्षेत्र में देके संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। माधव जी। तो शशांक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो बजट आने वाला है, आगामी बजट है, उससे क्या अपेक्षाएं हैं और किस तरह की जो है वो उसमें योजनाएं हो सकती हैं, और किस क्षेत्र को, जैसे आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, जो मकान बनाने का क्षेत्र है, उसके अंदर अगर एक घर बनता है तो उसमें 200 कंपनियों को करीब जो है लाभ होता है। तो उसमें रोजगार का सृजन डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो शशांक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे, आगामी बजट पे अपनी आकलन और अपनी जानकारी साझा की। और हम आपके पास फिर लौटेंगे जब बजट आ जाएगा, उसके बाद में उसके प्रोविजंस की समीक्षा करने के लिए, और फिर शेयर मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, उससे कौन से क्षेत्र में, किन शेयरों पे या किन सेक्टर पे उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो शशांक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर लौटेंगे इसी विषय में और संबंधित विषय में बात करने के लिए। नमस्कार। तो हमने बातचीत की जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट रांची से श्री शशांक भारद्वाज ने, जो बता रहे थे कि आगामी बजट में क्या क्या संभावनाएं हैं और किस क्षेत्र के शेयरों को और किस क्षेत्र को इससे मदद मिलेगी, उनके आगे बढ़ने की संभावना है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।